हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब। तारड़ साहब, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो कौम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क आए हैं और वो बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो है वो उसको इन्हेंस किया जाए और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म हो। जबकि पाकिस्तान में तो बातें और किस्म की चल रही हैं, वहाँ सियासी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। भारत अपना जो ग्लोबल स्टेचर बढ़ा रहा है। और बिलावल साहब भी वैसे तो अमेरिका आए हुए हैं और सुना है वो भी कुछ G7 की 77 की मीटिंग्स में है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि मैं 17 दिसंबर को बताऊंगा कि असम्बलियाँ जो है मैं तोड़ने की वो कौन सी डेट देने जा रहे हैं। एक और सियासी जो है वो मामला जो है मुल्क में ख़राब होने वाले हैं। वहाँ पे कुछ सुना है उनकी जो जेवरात भी उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है कि जो दुनिया से जो उनको डायमंड वगैरह के हार मिलते हैं उनकी वाइफ लेगी, वो भी एक स्कैंडल उभर गया है। आप कैसे देखते हैं, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे सर? और जो ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं? खान साहब ने मेरी नजर में तो पीटीआई ज्वेलरी के बिजनेस में चली गई है बड़े अरसे से। ये तो इधर तो उन्होंने मजाक ही किया। मैं खुद हैरान था कि इतने नए नए सेट जो है मार्केट में आ रहे हैं और 6-6 अरब रुपए के सेट है। मैं तो चीमा साहब कहते, वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा। खान साहब ने आज दो चार जो खान साहब ने बातें की हैं, जो मैं बयान करना चाहता हूं आपको, कि अभी बीबीसी पर अभी आया कि खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब पाकिस्तान के साथ वो कर गए हैं जो दुश्मन भी ना करे। और उन्होंने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, इन्होंने NRO 2 दिया है। और फिर खान साहब ने एक सवाल पूछा है कि इस जो आज की इकोनॉमिक हालात है इसमें से निकालेगा कौन। खान साहब, आप ही ने इन पाकिस्तान को यहां लेकर आए हैं, अब आप लोगों से पूछ रहे हैं निकालेगा कौन। आपने 3.5 साल में 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए। आप पाकिस्तानी कौम को कहते रहे कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, जो वो आते ही जो पैसा उठा के अकॉर्डिंग टू मुराद सईद वो IMF के मुंह पे मारेगी। और आज आप पूछ रहे हैं कि इसमें से निकालेगा कौन। और खान साहब, दूसरा, अगर बाजवा साहब इतने खतरनाक थे तो आप 3.5 साल उनके साथ काम क्यों करते रहे। आपकी वीडियोस मौजूद हैं कि आपने कहा था कि बाजवा साहब इज द मोस्ट डेमोक्रेसी लविंग आर्मी जनरल। और फिर उसके बाद आपके आजाद कश्मीर के सदर हैं, उन्होंने बताया कि बाजवा साहब तो हमारे मोहसिन है, हमारे साथ हमें यहां तक लाने वाले ही वो हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो आपके वो इतने बड़े दुश्मन है पाकिस्तान के। हाँ साहब, आप, मेरा मकसद है कि पता नहीं आप पाकिस्तानी कौम को वैसे या मफलूज समझते हैं या आप पागल कर देना चाहते हैं इन स्टेटमेंटों के साथ। सुबह कुछ देते हैं, शाम को कुछ देते हैं। अब आपने जो वारदात डालने की कोशिश की है आसिम मुनीर साहब पे, आपने कहा कि आप बड़ा हाफिज कुरान है, ये अमल बिन मारूफ में आ जाए, मतलब PTI को ज्वाइन कर ले। तो खान साहब, आप चाहते क्या हैं? आप आर्मी जनरल हैं, सियासतदान हैं, आप चीफ जज हैं, आप क्या हैं? मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपका रोल है क्या खान साहब का। ये बिल्कुल एक कंफ्यूजिंग है। दूसरा, आज अगर देखा जाए तो जो इस वक्त मेरा अपना ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हिना रब्बानी खान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है जॉर्ज टाउन के हादसे के से रिलेटेड। भारत के ऊपर जो उन्होंने ब्लेम गेम शुरू कर दी है। जो लग ये रहा है कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं। नवाज लीग जो नून लीग होगी, वो दहशत गर्दी का नैरेटिव अडॉप्ट करेगी इलेक्शन के लिए। और इमरान खान जो है वो इकॉनमी के ऊपर जाएंगे। ये दो बातों के ऊपर इलेक्शन होगा। और वो भारत भारत करेंगे, ये इकॉनमी इकॉनमी नारे को नए बनाएंगे, नया बनेगा पाकिस्तान। अताउल्लाह खान साहब नए गाने में तैयारी कर रहे होंगे, DJ भट्ट अपने इक्विपमेंट ठीक कर रहा होगा, स्पीकर वगैरह। लेकिन एक और बात भी जो है बड़ी खतरनाक एक सामने आई है, जो बयान आया है हारून रशीद साहब जो हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने फरमाया है कि नवाज शरीफ जब यहां से पाकिस्तान से इंग्लैंड गए थे, एक किसी आदमी को $500 मिलियन देकर गए थे। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है पाकिस्तान के अंदर। खैर, इसमें बईद कोई नहीं है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से इस वक्त मैं हैरान हूं कि आपकी एजेंसियां आजम स्वाति को उठा के फिर रही हैं। और मैं सरप्राइज इसलिए हूं कि जब क्वेटे से स्पेशल एक जहाज आया है
कराची लेके जाने के लिए। एक ऐसे मुल्क को में जो बैंकरप्ट है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है बिल्कुल, वहां जहाज आया है, उनको लेकर गया है कराची। और फिर मैंने उनके केस के बारे में पढ़ा, कराची में जो FIR है वो एक नाई है जिसने दर्ज की कराई उनके खिलाफ। एजेंसियां इतनी मसरूफ हैं शहबाज गिल के लिए और आजम सवाती के लिए और अली वजीर के लिए। अदालत कहते हैं जी अदालतों पे जाएंगे, अदालतें तो जमानतें को दे चुके हैं, अली वजीर को तो आप छोड़ दें क्यों नहीं उसको? फिर आप कहते हैं न्यूट्रल है। आपको न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, आपको ये न्यूट्रल न्यूट्रल खेलना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, तब इन लोगों को यकीन आएगा। ये किस देखें तो सही ना, ये दिस इज नॉर्मल कि आजम स्वाति को क्वेटा लेके सबसे पहले गए हैं, फिर क्वेटे से जब अदालतों ने छोड़ा तो फिर फौरन जहाज आ गया वहां पे, वहां से फिर वो कराची गया बंदा। अली वजीर की जमानतें हो चुकी हैं कोर्ट से, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जा रहा। और जब एक केस में से जमानत होती है, साथ ही दूसरा केस दर्ज कर दिया जाता है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो चीमा साहब, आप चाहते ही नहीं है कि आप ट्रैक पर आए, आप चाहते ही नहीं है तरक्की करे पाकिस्तान, आप चाहते ही नहीं है कि कौम किसी साइड पर जाए। और ये आज से नहीं हो रहा, ये ड्रामा 1947 से 1940। ये खान साहब बार बार कहते हैं मेरे साथ बाजवा ने डबल गेम किया, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ डबल गेम की थी। ये तो आप डबल ट्रिपल गेम में तो एक, दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ लाइवलीहुड। इसमें मैनिपुलेशन, फ्रॉड, ठेके, धोखे, झूठ। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि बच्चे बाहर भेज देते हैं और फिर कहते हैं ना, फिर खुल के खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने तो सिंगल टिकट लेके, वन वे टिकट लेके भाग जाना, बच्चे तो पहले ही अंदर बैठे। तो ये जब तक ये नहीं निकलेंगे आपके इन चीजों में से, तो चीमा साहब आप तरक्की क्या करनी, सर्वाइव ही नहीं। अब तो सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल, तरक्की क्या करनी। तरक्की तो तब शुरू होती है ना जब आपकी ब्लीडिंग रुकती है, ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही आपकी। चीमा साहब अब तो अफगानिस्तान के भी फॉरेन रिजर्व आपसे बहुत ज्यादा है, अब तो वो भी दे लुक मोर पीसफुल, दे लुक मोर रिचर देन यू आर। और जो आपके जो लौंडे लपाड़े कहते थे बाहर से लोग काम करने आएंगे, ये ना जाके उत्थे पठाना दे खोतियां दे भर्ती पानी जिन्हां ने जाके, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਵੇਟੇ ਜ਼ਾਇਦਾਨ ढूंढते थे। मेरे को जबानी याद, मुझे तो जबानी याद है क्योंकि मेरे इलाके के लोग पैदल जाते हैं इस्तांबुल और इस्तांबुल से ग्रीस और ग्रीस से। मैंने जाके ग्रीस में स्पेशली एथेंस गया था उनकी स्टोरियां सुनने के लिए और उनके हालात देखने के लिए। शर्मिंदगी, कहते हैं नकल मकानी, लोग तो भाग रहे हैं, नकल मकानी तो हो रही है, नकल मकानी तो बड़े अरसे की हो रही है, बड़े अरसे से। लेकिन ये अफसोस है चीमा साहब कि आज हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस कंफ्यूजन में क्वेश्चन किया है कि हमें इन मसाइल में से निकालेगा कौन। और नून लीग के हालात ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो डार साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डार साहब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने डान में आर्टिकल भी लिखा है और उनका नरेटिव ये है कि 1% पीपल इन पाकिस्तान दे हैव ऑल द मनी। वो मेरे ख्याल में 1% से भी कम है, को हार्डली 5,000 लोग होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों हाथों से। ये भी बिल्कुल ठीक होगा, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये नजर भी आया कि जिस तरह एलीट जो है वो कर रही है। तार साहब, आप ये जो असेंबलियां टूटने वाली बात है, ये बड़ी अहम है। आप क्या समझते हैं, नए इलेक्शन होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हाँ, हम जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। जो केयर टेकर सेटअप होगा वो लंबा हो जाएगा। या फिर ये है कि क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत ने केयर टेकर सेटअप पे एग्री करना होता है तारड़ साहब, और अगर एग्री ना करें तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर और वो सारी कैबिनेट बनाता है। तो ये तो जो हमें तो पहले ही पैसे नहीं मिल रहे, IMF से भी पैसे आने हैं, तो हम कि इसमें फंस ना जाएं और इमरान खान के लिए भी ये कैच ना हो कि वो जो है सुना है कि अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो उनको फिर क्या मिला। और मोहनस लाई तो भाग भाग के जा रहे हैं, सुना उनको टाइम नहीं दे रहे इमरान खान साहब मिलने का, और उनकी पार्टी जो है वो बीच में रुकावट है कि वो इमरान खान को कोई मिल के कन्विंस ना करें। तो अगर इलेक्शन लेट हो गए तो फिर सियासी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज जो हैं वो चल रहे हैं, खासकर असम्बलियों के हवाले से। खान साहब कभी कहते हैं दिसंबर के फलां हफ्ते में असम्बलियां टूट जाएंगी, अब कहते हैं कि फलां दिन को हम अनाउंस करेंगे कि असम्बलियां कब तोड़ेंगे।
परवेज लाई साहब को पता है कि अगर मैंने असम्बलियां तोड़ दी तो आई एम ओवर, माई पॉलिटिक्स इज ओवर, मैं पीटीआई का अगला कैंडिडेट नहीं हूंगा, उनको भी बिल्कुल यकीन है। जो नून लीग का इस वक्त जो सिनेरियो है उनका इरादा ये लग रहा है, वो कहते हैं अगर पंजाब की असम्बलियां तोड़ी तो पंजाब में फौरन हम इलेक्शन करा देंगे, और दूसरा केपीके क्योंकि लोग स्ट्रॉन्गर, तो वो समझते ये है कि ये केपीके के असम्बलियों के नहीं तोड़ेंगे। अब मैं दो चार चीजें इस पर बताना चाहूंगा। खान साहब, क्या मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, खान साहब हेलीकॉप्टर के बगैर गुजारा कर पाएंगे? एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, खान साहब आप बनी गाला भागकर आप जमान पार्क में क्यों बैठे हैं आज? सबसे बड़ी तो बात, आप जमान पार्क के बगैर गुजारा कर पाएंगे? आप पिशावर जाके बैठ जाएंगे फिर आप उसके बाद? तो ये सारी चीजें, और दूसरा जिस तरीके से गवर्नमेंट, और मैं एक और दूसरी सवाल है, खान साहब को ये भी पता है कि जब तक गवर्नमेंट के वसाइल साथ मौजूद ना हो तो इलेक्शनों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। खान साहब के जलसों के खर्चे कौन उठाएगा? इस वक्त हुकूमत पंजाब जो है उसका उसका पैसा तो पानी की तरह खान साहब, मैंने बल्कि आपको अगले दिन बताया कि पता नहीं कितने ट्रकों के हिसाब से फूल आए हैं जमान पार्क को डेकोरेट करने के लिए गमलों में सारे, हुकूमत पंजाब के खर्चे पे। तो खान साहब इन चीजों के बगैर किस तरह सारा कुछ चलाएंगे? खान साहब के एटीएम जो है वो पुराने एटीएम तो सारे भाग गए हैं। आजम स्वाति साहब एक एटीएम थे, वो बेचारे खुद जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब इस तरह के और छोटे छोटे एटीएम में नहीं है, तो छोटे छोटे परचून के दुकानें हैं। तो वो खान साहब का इतना बड़ा आंटरा जो है वो किस तरह संभाला जाएगा? मेरे ख्याल में तो लग रहा है कि असम्बलियां, और दूसरा जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ये एक प्रोसेस होता है, खान साहब असम्बलियां तोड़ेंगे, फिर उसमें वहां केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर एक इलेक्शन कमीशन, ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ी। जो मेरी अपनी एक स्पेकुलेशन थी वो ये थी कि चीमा साहब ये सारा कुछ जो होगा ये अगले साल सितंबर अक्टूबर के पास जाके इलेक्शन होने हैं। उसकी वजह ये है कि गर्मियों के अंदर बजट का टाइम आ जाना है, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो बजट की तरफ बिजी होगी, इलेक्शन वो करा ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, आपको इस वक्त सख्त पैसों की जरूरत है। आपने 4 बिलियन प्लस आपने सऊदी अरेबिया से मांग रखा है, और आपको तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो आईएमएफ से चाहिए। आईएमएफ आपने 9th रिव्यू के लिए नहीं आया, आईएमएफ क्रिसमस हॉलीडेज पे जा रहे हैं, बल्कि आज मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि अब 9th और 10th रिव्यू शायद इकट्ठा हो। और आपको टैक्सेस जो है वो भी उनके बारे में सोचना होगा। आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो माननी पड़ेंगी, लेकिन आपके अवाम जो है क्या वो सारा कुछ नए टैक्सेस बर्दाश्त कर पाएंगे? और जो अगर इन्होंने लगाए तो नून लीग विल बी लूजिंग मोर पॉपुलैरिटी अमंग। और खान साहब, जो मैंने आपको बताया, खान साहब का नैरेटिव महंगाई है। खान साहब का नैरेटिव अगले इलेक्शन के लिए जो है उन्होंने माइंड बना लिया है इकॉनमी और महंगाई। नून लीग को अभी तक अपना नैरेटिव ढूंढने के लिए मुश्किलात हैं। उन्होंने इंडिया का नाम लेना शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो चूरन बिकेगा नहीं। नहीं, दरअसल यही मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि हिना रब्बानी खर ने इंडिया का ज़िक्र किया है, और मुझे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि वाक़ई ये कोई नई एविडेंस है जो पाकिस्तान दे रहा है, कि और पाकिस्तान ने P5 और बाकी भी डिप्लोमेट्स को बुला के इस्लामाबाद जो है वो एविडेंस दी है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, एक बात। दूसरी तरफ वाशिंगटन में पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी थी वो बिक रही है। एक तरफ वो हमारे दोस्त हैं ज़ाहिद गिशकोरी, उनकी खबर थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो उनको सैलरीज़ देने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस कंडीशन में पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये वाला जो नैरेटिव है ये दे पाएगा? आप क्या समझते हैं, ये इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी के लिए है या डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए है? क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है घंटे बाद तो वो बात भी खत्म हो जाती है, पाकिस्तानी मीडिया भी उसको नहीं दिखाता। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो बात इन्होंने शुरू की है? मेरे ख्याल में इनकी गलत अपनी इनको चाहिए था कि पहले इसके ऊपर कुछ सर्वे कर लेते कि ये चूरन बिकेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो ये वाकया जो इन्होंने जोर टाउन वाला किया, एक तो वो 2021 का मसला है वो, और दूसरा अगर मैं ये कहूं कि उसमें ये एविडेंस को निकाल भी लेते हैं कि भारत ने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो भारत को जाएंगे तो भारत बलूचिस्तान में, वो कश्मीर में, पंजाब के अंदर आपकी स्टोरियां निकाल लेंगे। ये वाइस वर्सा हो रहा है, कोई एक दिन से तो नहीं हो रहा। दूसरा, मैं ये इनसे पूछना ये चाहिए था, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ टारगेट, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यूक्रेन का है उनका, और दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा यूरोप का जो है वो एनर्जी का क्राइसिस है। वहां पे बिजली की प्राइसेस हैं, वहां पे लोड शेडिंग है, ये मसाइल हैं। अमेरिका अपने इंतजार में अपनी चीजों के अंदर एंगेज है इस वक्त अगर देखा जाए तो दिस इज अ रॉन्ग टाइमिंग। और ये इन्हें चाहिए था कि 2021 का मसला अगर दुनिया कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये पूछे इनसे कि एक साल सोए रहे हैं आप,
1 साल आप क्या करते रहे? अगर आपके पास एविडेंस थी तो आप पहले क्यों नहीं इसको लेकर आए? ये भी एक मेरा मकसद है कि 1 साल के बाद इन चीजों को लाना। और जो मैंने उस वाक्य को दोबारा अगले दिन पढ़ने की कोशिश की है, इसमें अपने सिक्योरिटी इनके लैब्स मौजूद हैं। इनको उनमें से जो एक ऑपरेटिव था, मेरा ख्याल उसका नाम तनवीर था या क्या, मैं आई कैन बी मिस्टेकन, उसने वो इनका पहले वो इनका खुद आलाकार था, और उसने 2 हफ्ते पहले माइंड चेंज करके पुलिस को और एजेंसियों को खबर दी थी कि ये इस तरह का हादसा होने वाला है। लेकिन आपकी पुलिस ने और एजेंसियों ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। आपके अपने सिक्योरिटी लैब्स थे उसके अंदर, उसमें चीजों पे, और अगर वो जब सामने निकलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे उसमें? और दूसरा एक मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से कभी कहते हैं कि भारत की अफगानिस्तान के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बलूचिस्तान के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि आपकी कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, पंजाब के अंदर आप चीजों को करते हैं। तो ये ब्लेम गेम जो है, मेरे ख्याल में दीज आर द अब इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रही इन चीजों में। मेरा जो ख्याल है, अगर इन्होंने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल चीजों के लिए इस चीज को पिक किया है, तो दिस इज द रॉन्ग सिलेक्शन। मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि किसी और चीज पे फोकस करते। खान साहब की हार घड़ियां थोड़ा इसके ऊपर अगर किया जाए तो यही बहुत बड़ी स्टोरियां हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन अगर तार मीडिया साहब, तो इट्स नॉट अ पॉपुलर नैरेटिव। तार साहब, एक और बात भी है कि कल वजीर आजम ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थिंक की, और उन्होंने कहा कि अगले दिन बल्कि की, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से डॉलर, गंदम और जो खाद है वो तो अफगानिस्तान और ईरान में जा रहे हैं, स्मगल हो रहे हैं, तो हम तो बॉर्डर बंद कर देंगे अगर ये बॉर्डर सील कर देंगे तो। क्योंकि इंटरबैंक डॉलर का रेट जो है वो 224 है, और ग्रे मार्केट में जो है वो 240 के करीब है। और वो कह रहे हैं जो खादें हम मंगवाते हैं बाहर से वो सस्ती हैं और आगे फिर वो अफगानिस्तान और ईरान में चली जाती हैं। तो तार साहब, हम अपनी जो है वो बॉर्डर भी ठीक नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, सारा कुछ है, हम तो ऊपर से बैठ के देख देख सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये कैसे चीजें हो जाती हैं, या कि हम सीरियस नहीं है इस हवाले से कि वैसे हम बड़ी सिक्योरिटी सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन बॉर्डर खुला हुआ, चीजें जा रही हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल हो रही हैं, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। और अगर इसका नुकसान तार साहब ये हो गया कि आपको वाकई जो है वो बॉर्डर बंद करने पड़ गए, तो फिर क्या होगा तार साहब? चीमा साहब, मेरे अपनी रिसर्च के हिसाब से चमन और तोरखम के ऊपर जो मुलाजमीन है वो दिनों के अंदर अरबपति हो जाते हैं। ये मेरी मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से वहां पे कुछ 10 एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, जो भी सिफारशी लगते हैं और वो ऊपर तक पैसा भेजते हैं अपने पूरे डिपार्टमेंटों में, और दिनों में वो करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं। मुझे तो इस बात का पता है कि वहां पे तोरखम और चमन पे क्या हो रहा है। तो हकीकत ये है कि ये किसी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कहते हैं ये बॉर्डर बंद कर देंगे, वहां पे जो रिश्वत का बाजार गर्म है उसका क्या करेंगे? और दूसरा ये कि चीमा साहब, डार साहब ने भी कहा कि डॉलर सारा अफगानिस्तान जा, रोक लो ना यार। रोकते क्यों नहीं हो? आप नारे मार कर आए थे लंदन से कि मैं चलना भलवान हो, निक्का भलवान हो, को सांभण नहीं पिया, ये कहता डॉलर मेरे तो डरदा। आके डॉलर रोको, बॉर्डर बंद करने तो करके देखो यार, करो। करना किसने? किसने करना है? चीमा साहब, इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक फर्दे वाहिद आसम मुनीर साहब हैं, जिनकी तरफ सारी कौम की आंखें और सारे मेरे जैसे लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं। वो पता, उन्होंने अच्छे स्टेप लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे स्टेप उन्होंने लिए हैं। इस वक्त जो आर्मी के अंदर जो कुछ चेंजेस हो रही हैं वो बाहर उस मीडिया में नहीं आ रही है। वो ISPR पे के भी वहां भी नहीं आ रही है। वो अच्छे स्टेप वो ले रहे हैं, लेकिन उनको ड्रास्टिक स्टेप तेजी के साथ लेने होंगे। और ये जो बाहर जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ कैंट के एरिया के अंदर ही नहीं, उनको ये बाहर सिविल सोसाइटी की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस तरह मैं शायद आपको बताता था, जिस तरीके से आजम स्वाति साहब का रोल है, जिस तरीके से उनको उठा के जहाजों पे फिर रहे हैं, इसके ऊपर उनको देखना पड़ेगा कि जहाजों के खर्चे कौन दे रहा है, उड़ा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। इससे मजीद FIA का जो है इमेज और ज्यादा खराब हो रहा है। अली वजीर साहब के केस को भी देखना होगा कि अदालतों ने अगर जमानत दे दी है तो उनको जेल में बंद क्यों रखा है, ये भी एक बताना पड़ेगा कौम को। यू हैव टू फेयर गेम के हिसाब से चलें और ड्रास्टिक चेंजेस लाएं। ये सियासतदानों के अकेले, खैर सियासतदान तो वो
सियासतदान क्या करते हैं, वो हट के पीछे कह देते हैं, कहते हैं जी नैब तो साढ़े कंट्रोल च नहीं सी। वो सियासतदान तो पीछे हट के कह देते हैं कि बाजवा साहब को रिश्वत बड़ी करप्शन बड़ी पसंद थी। तो आसिम मुनीर साहब अगर आपने इस तरह ना किया तो कल को ये सियासतदान फिर कह देंगे भी ये तो भी इनको ये जो करप्शन थी इसको माइंड ही नहीं करते थे। ये आपको कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे साहब। बैक टू द इमरान खान, वो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ फौज न्यूट्रल हो जाए ताकि उसका वकार बुलंद हो। इससे पहले वो थोड़े 4-5 दिन पहले वो कह रहे थे खुदा का वास्ता है फौज मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाए, और फिर वो उससे पहले कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है। उससे पहले थे जनरल बाजवा जो है वो बहुत ही न्यूट्रल हैं और जमहूरी आर्मी चीफ हैं। ये इमरान खान की आहिस्ता आहिस्ता फौज से पहले ये कहना कि न्यूट्रल ना होना, फिर कहना खुदारा इलेक्शन की तरफ लेके जाओ। ये 5 दिन पहले उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तरफ लेके जाओ, आज कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ये कंफ्यूज है, पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। मतलब इतना मैंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया खान साहब के लिए, क्या इनका क्या हो गया है? मतलब इनको कोई बताता भी नहीं कि आप क्या बातें कर रहे हैं। चीमा साहब, जब आपने लोरे लिए हो, एक लफ्ज होता है झूठे ले होना, झूठे साढ़े पंजाबी जो झूठे नहीं ऊटे भी कहते यार, ऊटा लेना से। जब आपने ऊटे लिए हो बाजवा साहब की गोद में, एजेंसियों ने उठा उठा के लेजिस्लेशन कराई हो, आपने कहा हुआ जाओ इन चुक लो, उन्होंने चुक लिया हो, उनको एदी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो हो जाती हो। फिर वो खान साहब बैठते हैं वो कहते तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो फिर आज वो वो नर्वस है, वो कहते मेरा होया कि डैडी मुझे छोड़ गए हो, डैडी आर यू आर सीरियस, वापस नहीं आओगे डैडी? तो वो दर हकीकत वो दिन, वो कहते ना जाने कहाँ गए वो दिन। तो वो अब खान साहब जो है अब वो रिमोट ढूंढते हैं जिससे एजेंसियां काम करती थी। बल्कि अब देखें हमारे जो लौंडे लपाड़े वो कह रहे हैं कि खान साहब नाअहल होंगे तो जनरल फैज पीटीआई को लीड करेंगे, वो इसको पीटीआई के अगले लीडर होंगे, सियासत में आएंगे। 2 मुलाकातें लाहौर में हुई हैं जनरल फैज की और बाजवा साहब की, और बाजवा साहब की और साकिब निसार साहब की हुई हैं मीटिंग्स, ये 3 हुई हैं, 2 मीटिंग्स। और उसके ऊपर फिर जिस वक्त जो लौंडे लपाड़े हो गए पागल, उन्हें कर कर उत्थे ट्वीट जो उन्होंने जाम कर दिता है। तो वो लगे हैं सरकार अपने अपनी स्पेकुलेशन के जनरल फैज साहब जो हैं ही विल बी द नेक्स्ट पीटीआई लीडर। तो अब देखें अब क्या हो सकता है, अगर जनरल फैज साहब पीटीआई में आए तो बाजवा साहब चाहिए नून लीग च आ जाए, फिर तो आप ही फिर सारा कर ले। ये तो तार साहब सियासत नहीं करते, ये बड़े स्मार्ट हैं, इनको पता है। वो सियासत वो करने की कोशिश की ना जनरल मुशर्रफ ने, वो जब जनरल मुशर्रफ नए नए इक़्तिदार से उतरे तो फेसबुक उस वक्त बड़ी थी, तो उन्होंने कहा देखो मेरे पता नहीं कितने लाख फेसबुक पे फॉलोअर हैं, और ये है वो है। जब इलेक्शन लड़ा, जब दुबई चले गए, फिर वापस आए कराची, तो थे 200-500 बंदा खलोता एयरपोर्ट पे, तो पता चल गया कि ये दाल गलने वाली नहीं है। तो ये सियासत उतनी देर करते हैं जितनी देर यूनिफॉर्म पहना होता है और जितनी देर नीचे जो है वो आईएसआई का कंट्रोल हो, उसके बाद तो फिर ये नजदीक भी नहीं आते और पब्लिक में भी नहीं आते, उन्होंने पता छाड़ना पैड़ी होनी है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन देखे ना पीटीआई वाले तो ख्वाब देख रहे हैं ना, ख्वाब देखने में क्या है, ख्वाब देखने कौन से पैसे लगते हैं? ट्वीट, यही तो असल में ट्वीट अगर आज लगा दे ना आपके ऊपर 5 रुपए का पर ट्वीट, तो शामी वहां निकल जानी, ये फ्री है ना। तो बच्चे बैठे सारे मैट्रिक भी नहीं तालीम इनकी उर्दू में करते हैं सारी ये ट्वीटें, और फिर वो ट्वीट कर देते हैं कि जनरल फैज विल बी लीडिंग द नेक्स्ट पीटी। हालांकि मुझे पता है वो व्हाई ही शुड बी डूइंग इट, वो तो अपना घर बनाने में बिजी है आजकल, ही इज कंस्ट्रक्टिंग हिज होम। तो वो लेकिन ये कि लोगों की स्पेकुलेशंस। तो तार साहब आखिरी एक सवाल, ये जो क्या नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आए हुए हैं यूएन में, और इसके ऊपर डिटेल में बात तो बाद में करेंगे। तो सुनने में आया है कि वो भी जो मल्टीलैटरलिज्म है, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें जारी बात है इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का, पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए, जारी बात है। तो ये पाकिस्तान की ये कोशिश कितनी को कारगर हो सकती है? क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर के जैसे रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो अगर उस तरह की जब चीज़ें नहीं हुई
तो इंडिया को तो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है। और इससे पहले आपको पता है ओबामा और बहुत सारे और मुल्क जो हैं वो इंडिया जा के कह चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे परमानेंट बने सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से, या कि बस गुफ्तन मेरे ख्याल में शनीदन बर्खास्तन? वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना है जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं, क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वो मैंने और इस वक्त देयर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एप्पल टू ऑरेंजेस हैं। और इस वक्त मुझे ये बताएं, जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई नैरेटिव है बेचने के लिए। आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। और दूसरी आवाज जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी। खान साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अस, यू कैन नॉट ट्रस्ट अस। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे? और ही इज टू यंग, मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो वो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो क्या उसको अपना नैरेटिव बयान करेंगे? इस वक्त आपका नंबर 1 इशू सिर्फ इकॉनमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान को पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे, और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे, और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी क्या निकलता है इस हवाले से भी बिलावल साहब की वजह से। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।